हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल। स्वागत करता हूं आपका सरफेस्ट ऑडियो बुक में। यह है रिच डैड पुअर डैड का पार्ट नंबर 11। आपको फुल ऑडियो बुक चाहे तो भी आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। $100 का ब्याज मिलाकर उसे दे दिए। वह बहुत खुश था। घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था जिसने मेरे संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्यवाही में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पैसे का आविष्कार करने का उदाहरण है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 बनते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार कैसे किया जाता है। 10% डॉलर ब्याज पर आपने $4,000 प्रति वर्ष कैश फ्लो को सुनिश्चित कर लिया। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैं और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 सौदे निपटाए, जबकि हमारा ज़्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदे में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में 1,90,000 से भी ज़्यादा 10% ब्याज पर शपथ पत्र पर बनाने में कामयाब हो गए थे। इस तरह हर साल की अनुमानित आय $19,000 हो गई थी और इसका ज़्यादातर भाग हमें प्राइवेट कॉरपोरेशन द्वारा सुनिश्चित था। इस $19,000 प्रति वर्ष का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल, ट्रिप्स, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को इस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। बचत। आपको $40,000 बचाने के लिए कितना समय लगेगा? 50% टैक्स के हिसाब से वह कितना पैसा चुकाना रहेगा? अपनी फाइनेंशियल बुद्धि के इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है, यह इसका आसान उदाहरण है। खुद से पूछे कि $1,90,000 बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपको पैसे पर 10% ब्याज देगी? और शपथ पत्र 30 सालों तक वैध था। मुझे आशा है कि वे मुझे कभी $1,90,000 नहीं देंगे। मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मुझे मूलधन देते हैं और इसके अलावा 30 साल के समय में $1,90,000 दिए जाने पर कुल आमदनी $50,000 से ज़्यादा होती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे न चुकाए। ऐसा होता है और यह एक अच्छी खबर है। 1994 से 1997 तक फिनिक्स रियल एस्टेट बाजार देश में सबसे ज़्यादा गर्म बाजार साबित हुआ। उस $60,000 के घर को दोबारा $70,000 में बेचा जा सकता था और एक बार फिर से $2,500 की प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में वसूल किए जा सकते थे। नए खरीदार के लिए भी यह मुफ्त का सौदा था और यह प्रक्रिया चलती रह सकती है। जब मैंने पहली बार घर बेचा था, तब मैंने केवल $2,000 खर्च किए थे। तकनीकी दृष्टि से इस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। निवेश पर मेरी वसूली अनंत थी। यह एक उदाहरण है कि पैसा पास में ना होने पर भी बहुत पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है। दूसरे सौदे में दोबारा बेचे जाने पर $2,000 मैंने अपनी जेब से डालता हूँ और लोन को 30 साल तक फिर बढ़ा लेता हूँ। निवेश पर मेरी वापसी क्या होगी अगर मैं बिना पैसे बनाता हूँ? मैं नहीं जानता, परंतु यह $100 हर महीने बचाने से बेहतर ही है। $100 हर महीने दरअसल $150 प्रति माह की रकम है, क्योंकि 40 साल तक इस पर 5% का टैक्स लग चुका है और एक बार फिर आप पर 5% का टैक्स लगता है। यह करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यह सुरक्षित हो सकता है परंतु स्मार्ट नहीं। आज 1997 में जब मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ तो बाजार की स्थितियों 5 साल पहले की स्थिति से पूरी अलग है। फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार पूरे अमेरिका की ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। जो घर हमने उस समय $60,000 में बेचे थे, आज उनकी कीमत $1,10,000 हो चुकी है। अब ऐसे भी मौके हैं, परंतु उनकी खोज करने में मुझे बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। वह दुर्लभ है, परंतु आज हजारों खरीदार इन सौदों की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत कम समझदारी भरे मौके मौजूद हैं। बाजार बार बार बदल रहा है। यह आगे बढ़ने का समय है और संपत्ति वाले कॉलम में दूसरे मौके ढूंढने का समय है। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इस तरह की प्रतिक्रिया को ज़्यादा सुनता हूँ और क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? यह आग्रह मैं कम सुनता हूँ। गणित आसान है।
आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एस्क्रो कंपनी कानूनी सौदों को संभालती है और भुगतान की सेवा को भी। मुझे छत ठीक करवाने या टॉयलेट ठीक करवाने की झंझट भी नहीं उठाना पड़ता क्योंकि यह काम घर के मालिक का है। यह उनका घर है। कभी कभार कोई पैसा नहीं चुकाता और यह अच्छा भी होता है क्योंकि उसमें विलंब शुल्क मिलता है या वे घर छोड़कर चले जाते हैं और प्रॉपर्टी एक बार फिर से बेच दी जाती है। कोर्ट सिस्टम यह सब संभाल लेता है और हो सकता है यह आपके इलाके में काम न करे। बाजार की स्थिति अलग हो सकती है, परंतु यह उदाहरण दर्शाता है कि किस तरह एक आसान वित्तीय प्रक्रिया कुछ ही समय में लाखों डॉलर बना सकती है, जिसे बनाने में आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और आपको जोखिम भी कम होता है। यह अनुबंध से बनाए जाने वाले पैसे का उदाहरण है। जिसके पास भी हाई स्कूल तक की शिक्षा है वह ऐसा कर सकता है, परंतु ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह सुनते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत के बाद लगभग $1,90,000 की संपत्ति वाले कॉलम में आ गए और इसके लिए टैक्स भी नहीं देना पड़ा। इनमें से कौन सी सलाह आपको ज़्यादा कठिन लगती है? 1. कड़ी मेहनत करो, 50% के दर से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से बचत करो। आपकी बचत पर आपको 5% ब्याज मिलता है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। पैसे की समझ विकसित करने का समय निकालो और अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। इसमें वह समय भी जोड़ लें जो आपको विकल्प नंबर 1 के प्रयोग द्वारा $1,90,000 बचाने में लगा, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब आप ये समझ सकते हैं कि मैं क्यों अपना सर हिलाता हूँ जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये अच्छी तो हो सकती है, परंतु क्या यह पर्याप्त है? मैं जानता हूँ कि ऊपर बताए गए निवेश की तकनीक एक छोटी तकनीक है। इसे यह बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल जाती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि मजबूत वित्तीय नींव कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो मजबूत वित्तीय शिक्षा से शुरू होती है। मैंने इसे पहले कहा है और यह इतना महत्वपूर्ण है, मैं इसे एक बार और दोहराना चाहता हूँ। वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य तकनीकी क्षमताओं से मिलकर बनती है। 1. वित्तीय साक्षरता, अंकों को पढ़ने की योग्यता। 2. निवेश की रणनीति, धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान। 3. बाजार, मांग और पूर्ति। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो उसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। यह मौका भी बाजार ने ही दिया था कि $20,000 में कोई मकान खरीदकर उसे $60,000 में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत $75,000 थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। 4. कानून, अकाउंटिंग, कॉरपोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों की नीतियों के बारे में जागरूकता। मैं नियमों के भीतर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में यह मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए या इन क्षमताओं का समन्वय होना चाहिए। चाहे आप ऐसा छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियों, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बहुमूल्य धातुएं, बेसबॉल कार्ड खरीदकर या इसी किस्म का कोई भी दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने 1996 में बेचना शुरू कर दिया और अब मैं पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और फिलीपींस की यात्रा कर रहा था। निवेश बदल गए थे। जहाँ तक खरीदारी का सवाल है, अब हम रियल एस्टेट बाजार से बाहर थे। अब मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम के भीतर आंकड़ों को बढ़ते देखता हूँ और शायद इस साल आखिर में बेचना शुरू कर दूंगा। यह कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनों के परिवर्तनों पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूँ कि 6 छोटे घरों के सौदों को बेच दूंगा और $40,000 के नोट को धन में बदल दूंगा। मुझे अपने अकाउंटेंट को बुलाकर यह कहना पड़ेगा कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और उसे टैक्स से बचाने के लिए तरीके खोजे। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती है। दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर देती है, आपकी ज़िंदगी के हर दिन, परंतु प्राय हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वे वहाँ होते हैं। और दुनिया जितनी ज़्यादा बदलती है
और टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार फिर मैं यही कहूँगा, आप ही इसका जवाब दे सकते हैं कि मैं इसे क्यों सीखता हूँ और विकसित करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं परिवर्तनों का स्वागत करना चाहता हूँ और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूँ कि मार्केट में ज्वार आएगा और मार्केट में भाटा भी जाएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी के द्वारा दिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें कभी कभार ज़िंदगी नींबू दे देती है। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने नींबुओं को किस तरह करोड़ों में बदला। व्यक्तिगत रूप से मैं निवेशों को कई और उदाहरण देने में झिझकता हूँ। मैं इसलिए झिझकता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या अपनी शेखी वधारने वाला कहा जाएगा। यह मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण देता हूँ ताकि उसके अंकों और समयावधि से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि आपको यह बता सकूँ कि यह आसान है, यह ज़्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धि के 4 स्तंभों के जानकार हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं फाइनेंशियल बुद्धि के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट को अपनी नींव की तरह इस्तेमाल करता हूँ। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज कैश फ्लो प्रदान करती है और उनका मूल्य बढ़ता जाता है। छोटी पूंजी के स्टॉक्स को तेज बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा की गई हर चीज़ की अनुशंसा नहीं करता। उदाहरण केवल उदाहरण ही है। अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। पैसे के बारे में निर्णय लेने में हमें केवल साधारण गणित और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। उदाहरण का प्रयोग निम्न 5 कारणों से किया जाता है। 1. लोगों को ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए। लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नींव मजबूत है तो पैसे का महल कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। यह बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। यह बताने के लिए कि यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। 1989 में मैं ओरेगोन पोर्टलैंड के एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। यह एक उपनगर था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ है उसके बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। अर्थव्यवस्था में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक बिकाऊ है का बोर्ड देखा जो वहाँ काफ़ी लंबे से लगा हुआ था। यह पुराना दिख रहा था। एक दिन मैं इसके पास जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की क्या कीमत लगाई है? मालिक घूमा और कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें। यह 1 साल से ज़्यादा समय से बिकाऊ है और अब तक इसे कोई देखने तक नहीं आया। मैं इसे देखता हूँ, मैंने कहा, और आधे घंटे के बाद मैंने इसे $20,000 में खरीद लिया जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। यह 2 बेडरूम का एक छोटा सा सुंदर घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर बेड का ट्रिम था। यह 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और छोटे छोटे 2 बेडरूम थे। यह किराए पर देने के लिए एक आदर्श घर था। मैंने मालिक को $45,000 के घर के लिए $5,000 नकद दिए जिसकी असली कीमत $65,000 होगी। परंतु दिक्कत सिर्फ यह थी कि कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। मालिक ने 1 हफ्ते में खाली कर दिया और वह इससे पीछा छुड़वाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो एक स्थानीय कॉलेज का प्रोफेसर था। मॉर्गेज खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में $40 आते थे जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगोन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उभर गया और बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशकों के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेजी का बहुत सा पैसा था और अब वे उत्तर दिशा में जाकर ओरेगोन और वाशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने उस छोटे घर को कैलिफोर्निया से आए एक युवा दंपति को $95,000 में बेच दिया
जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग $40,000 का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स विहीन एक्सचेंज में रख दिए और अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। 1 महीने में मुझे बिवरटन ओरेगन इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था और एक बार फिर वे इससे पीछे छुड़वाना चाहते थे। मैंने $4,50,000 की इमारत के लिए $2,75,000 का प्रस्ताव दिया। वे $3 लाख में मान गए। मैंने इसे खरीद लिया और 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज के प्रक्रिया का फ़ायदा उठाते मैंने उस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया और एरिज़ोना फिनिक्स में 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और हमें वैसे भी बेचना था। पहले जो हाल ओरेगन के बाज़ार का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट का अपार्टमेंट की कीमत $8,75,000 थी, जिसमें से $2,25,000 डाउन पेमेंट था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो $5,000 प्रति माह से कुछ ज़्यादा था। एरिज़ोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के निवेशक ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने का विचार कर रहे थे, परंतु हम ये देखने का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन के कानूनों में परिवर्तन करेगी। अगर वह परिवर्तन करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने $5,000 मिलते रहना अच्छा लगता था। इस उदाहरण में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी सी रकम एक बड़ी सी रकम में बदल जाती है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के निवेश की रणनीति, बाजार की समझ और कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते तो स्पष्ट रूप से वे स्टैंडर्ड की सलाह का पालन करेंगे, जो कहती है सुरक्षित खेल खेलना चाहिए और सुरक्षित निवेशों में पैसा लगाना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह है कि अक्सर बहुत कम मुनाफा देते हैं। उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनमें से मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता है। ज़्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउस जोखिम भरे सौदों से बचते हैं ताकि वह खुद और अपने ग्राहकों की सुरक्षा कर सके, और यह नीति समझदारी की भी है। असली गर्म सौदे नौसिखियों को नहीं दिए जाते, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सौदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रख दिए जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह से समझते हैं, और ये सौदे अमीरों को और भी अमीर बना देती है। वैसे भी इस तरह के जोखिम भरे सौदे नौसिखियों के सामने रखना तकनीकी रूप से गैर कानूनी माना जाता है, परंतु ऐसा कभी कभार होता है। मैं जितना ज़्यादा परिष्कृत हो जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं। ज़िंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि की विकसित करने का और एक फ़ायदा यह होता है कि इससे आपके सामने ज़्यादा अवसर आते हैं और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके लिए यह बताना आसान हो जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा है। आपकी बुद्धि तत्काल एक बुरे सौदे को पहचान सकती है या बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकती है। मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसके लिए कमाता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अभी भी सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, जिसके विकसित होने का बहुत समय लग सकता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यह मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूँ और बीज बोता हूँ, और कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में हमारे पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी है। यह हमारा अपना REIT है, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज़ तो $5,000 से $10,000 के निवेश से शुरू हुई थी। नकद पैसे से खरीदी गई यह प्रॉपर्टी खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ने वाले बाजार में और भी ज़्यादा मुनाफा दे रही थी, और साथ ही इसकी कीमत और ज़्यादा हो गई थी, और टैक्स मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त
हमारे जैसे निवेशकों के साथ ही बिजनेस करते हैं, जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन होता है। हम ज़्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों से शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही है। कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदाहरण इस तरह से देखें। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तब उसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी ज़्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे जब हमारे $25,000 एक साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए। यह जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह जुआ है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि, खेल के प्रति प्रेम की ज़रूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम हो। वैसे जोखिम तो होता ही है, यह फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज़ एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रेरित करता हूँ कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाज़ारों में निवेश करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करें। आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज़्यादा होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन स्टॉक में निवेश करता हूँ उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, इसलिए मैं उनकी अनुशंसा नहीं करूँगा। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूँ और मैंने इसमें काफ़ी अनुभव हासिल कर लिया है। परंतु अगर आप दोबारा पढ़ेंगे किस तरह से निवेश ज़्यादातर लोगों के लिए जोखिम भरे क्यों होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को अलग अलग तरीके से निर्धारित कर सकेंगे, जिससे $25,000 से एक साल में $10 लाख बनाना आपके लिए जोखिम भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है। बात इतनी सी है कि औसत आदमी के लिए $1 लाख से ज़्यादा प्रतिवर्ष आय अच्छी होती है और इसे हासिल करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बाज़ार कैसा है और आप कितने स्मार्ट हैं इस बात पर निर्भर करता है। आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। आप चाहे तो काम कर सकते हैं या तो काम छोड़ भी सकते हैं और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मैं ठोस आधार को पसंद करता हूँ। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्थायी ही होता है और अगर इसकी अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी अच्छी संभावना होती है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण मैं जोखिम भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले लेता हूँ। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खास मुनाफा होता है तो मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूँ और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज़्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर और एक बात, मैं दुनिया भर घूमा हूँ और मैंने हर जगह निवेश करना सिखाया है। हर शहर में मुझे ये सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। यह मेरा अनुभव नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं। सिंगापुर में जहाँ भी रियल एस्टेट की बहुत ज़्यादा कीमतें चल रही हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूँ कि आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि शायद आपको यह कहना चाहिए, मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जाए अभी तक। महान अवसरों को आपकी आंखें देख नहीं सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल परीक्षण नहीं मिला होता कि वे अपने सामने पड़े हुए अवसरों को देख सके और उन्हें पहचान सके। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं। पिछले अध्याय में मैंने आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले 10 कदमों का उल्लेख किया है।
परंतु यह हमेशा याद रखें कि आपको मज़ा आना चाहिए। यह केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनुभव मिलता है, परंतु हमेशा आनंद ले। ज़्यादातर लोग कभी भी जीत नहीं पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियाँ बुरी बात होती है और गलतियाँ करने के लिए हमें सज़ा भी दी जाती है। परंतु अगर हम इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलती करके ही सीखते हैं। हम गिर गिर कर ही चलना सीखते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी है। मेरे घुटनों पर आज भी चोट के निशान है, परंतु आज मैं बिना सोचे समझे मोटरसाइकिल सही से चला सकता हूँ। यह अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों को अमीर न बन पाने का मुख्य कारण ये होता है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस की खेल की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ और गलतियाँ करता हूँ, गलतियाँ सुधारता हूँ और ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ और सुधरता हूँ, और इस तरह से मेरा खेल सुधरता जाता है। अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलेंगे। निवेशक दो तरह के होते हैं। एक, पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वे लोग होते हैं जो लोग एक पैकेज में निवेश करते हैं। वे रियल एस्टेट आउटलेट में फ़ोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर, और फिर कुछ खरीदते हैं। यह एक म्यूचुअल फंड, IERT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। यह निवेश का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। यह उस तरह की खरीदारी हो गई कि ग्राहक कंप्यूटर के शॉप में जाए और शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं। मैं यह तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुर्जे को किस तरह से असेंबल किया जाता है, परंतु मैं यह जानता हूँ कि आर्थिक अवसरों के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे किस्म का निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है। कई बार तो पुर्जों को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे हो ही नहीं पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे किस्म का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पुर्जों को किस तरह से असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका है, और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यही भारी नुकसान का खतरा भी होता है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हो तो आपको मुख्य रूप से 3 मुख्य दक्षताएं विकसित करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन दक्षताओं की भी ज़रूरत होती है। 1, किस तरह से ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। दूसरे लोग अपनी आंखों के सामने मौके होते हैं फिर भी देख नहीं पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त ने पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसको क्यों खरीदा, परंतु दूसरे जो नहीं देख पाए वो उसने देख लिया था। वह यह था कि उस घर के साथ 4 खाली ज़मीन के टुकड़े भी थे। उसने यह कंपनी जाकर पता किया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उस 5 प्लॉट को बिल्डर को बेच दिया। इस सारे सौदे में उसने जितनी रकम लगाई थी उसे 3 गुना रकम उसको ज़्यादा मिली। उसने 2 महीने में काम किया और $75,000 कमा लिए। यह बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है, परंतु एक नॉर्मल सैलरी से तो ज़्यादा ही है, और यह तकनीकी रूप से कठिन भी नहीं है। 2, पैसा किस तरह जुटाया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, परंतु इस दूसरे किस्म के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह से जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने यह सीखा है कि बैंक की मदद के बिना घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु पैसे इकट्ठा करना बहुमूल्य कला है। अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहे हैं या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।
अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कारण ज़्यादातर लोगों की योजनाएं ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है जबकि मेरी बैंक में एक भी पाई नहीं थी। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए अनुबंध किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुबंध था। फिर मैंने $1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया जिससे मुझे बाकी पैसे जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई थी। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत $20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे $1 लाख दिए थे उसने मुझे $50,000 दिए ताकि वो मेरी जगह पर आ सके, और वो इस तरह मेरी जगह पर आ गया था और मैं उस निवेश से बाहर निकल गया था। और इस काम के मेरे कुल जमा 3 दिन लगे। एक बार फिर मैंने यह कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना जानते हैं। निवेश करना खरीदना नहीं है, यह एक ज्ञान है। 3. किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इसके पुरस्कार भी बहुत कीमती हो सकते हैं। अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते तो आपको पहली किस्म का निवेशक बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहेगा, इसलिए बचने के बजाय मैनेज करना सीखें। रिच डैड पुअर डैड। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 7। सबक 6। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया था। युवा महिला रिपोर्ट के समय पर आ गई थी और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया था। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफ़ी की चुस्कियां लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब से कहा। कौन सी चीज़ आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसने शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया हैं, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल रहा है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है, वह एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बिक्री की संबंधी परीक्षण दिया जाता है। वह सिंगापुर में कई चोटी के कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेडिंग का कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप ये कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति से सर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? एक बार फिर मैंने सहमति में सर हिलाया। इसमें गलती ही क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और मैं अब सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स की डिग्री है। मैं सेल्समैन बनने के लिए और उसको सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैनों से नफरत करती हूँ, उन्हें केवल पैसा ही चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं, मैं सेल्स का अध्ययन क्यों करूँ? अब वह अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया। कॉफ़ी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं?
मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पेड़ पर उसने लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल स्कूल गया हूँ, आपके पास मास्टर डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतने नीचे नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए मैं परीक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूं और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वह सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, ऋणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते रहते हैं। वे हमारे चारों तरफ है। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ही ठीक कर लिया। इंजन की आवाज़ सुनकर ही वो समझ गया था कि गड़बड़ कहाँ है। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। मुझे लगातार यह देख देख कर झटका लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैं अभी हाल में ही सुना था कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज़्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसी प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिलता हूँ जो एक साल में $20,000 से भी ज़्यादा कमा पाते हैं। मेडिकल बिजनेस में एक्सपर्टीज रखने वाला एक व्यावसायिक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच यह थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस बिजनेसमैन सलाहकार ने मुझे बढ़िया वाक्य दिया। वह भारी दौलत से सिर्फ एक शक्ता दूर है। इस वाक्य का मतलब यह है कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और क्षमता सीखने की ज़रूरत होती है और उसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दे और पैसे बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार की उस रिपोर्टर का है। अगर वह सेल्स मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स कोर्स में भी शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम मिलता हो, परंतु इससे वह सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह से होता है। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क में भी देना होगा, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। और वो ये भी सीखती कि मुफ्त प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में और सप्ताहों में वो अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वो पूरा हो जाता तब वो अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशक ने मुझे सुझाव दिया कि मैं शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने पब्लिशर से साफ साफ कह दिया कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की सिर्फ 2 प्रतियां ही बिकेंगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। यह है कि वो दोनों इसे मुफ्त में ही पाने की आशा रखेंगे। इफ़ यू वांट टू बी अ रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल टाइटल को जानबूझकर चुटीला बनाया गया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से ज़्यादातर प्रचार मिल जाएगा। मैं शिक्षा का समर्थन और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ, अन्यथा मैं अपनी पुरातनपंथी शिक्षा को तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने ऐसा एक टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज़्यादा प्रचलित हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी बहुत खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया।
मैं थर्ड मैट था। हालांकि मेरी तनख्वाह मेरे सहपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह $42,000 प्रति वर्ष थी, जिसमें ओवरटाइम भी शामिल था और मुझे केवल 7 महीने का काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले अपनी तनख्वाह दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयाँ दी। स्कूल और नौकरी में विशेषज्ञता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी ज़्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंट्स, आर्किटेक्ट, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस विचारधारा में विश्वास रखते थे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इन ऑडियो बुक को सुन के आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करेंगे और आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है। ये 11वां पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पार्ट नंबर 12 के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर आपको फुल ऑडियो बुक सुननी है तो भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।